Okay, guys, so we are starting with our first chapter in history, nationalism in Europe. Okay, ज़्यादातर तो हम लोग मान लो कि टेक्स्ट को ही फॉलो करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर इज लाइक गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। लेकिन साथ ही साथ चूंकि नेशनलिज्म का मुद्दा है तो थोड़ी सी बात और एक्स्ट्रा कर लेनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में तो खास करके मान लो काफी हाईलाइटेड वर्ड है ना, सबके जुबान पर होता है, राइट, पॉजिटिवली नेगेटिवली वट एवर वे। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट नेशन वाज कंसीव्ड टू बी। ओके, नेशन का आइडिया ओरिजिनली क्या सोचा गया था, so we are going to talk about that. And here is, like a source where Ernest Renan talks about nation or what is a nation in a speech. Okay, ये बेसिकली उनका लेक्चर था यूनिवर्सिटी ऑफ सबॉर्न में 1882 में, ओके, जो कि बाद में जो है एक एसे के तौर पर पब्लिश हुआ, व्हाट इज ए नेशन। और इसमें जो है रेनन जो है वो इस नोशन को क्रिटिसाइज करते हैं कि नेशन जो है वो कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन या टेरिटरी के आधार पर डिफाइन होता है, ठीक है। रेनन कहते हैं A nation is the culmination of a long past of endeavors, sacrifice and devotion. A heroic past, great men, glory that the social capital upon which one bases a national idea. तो बेसिकली जो है यहाँ पर कह सकते हो कि एक जो है मतलब कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन या टेरिटरी सिर्फ नहीं, यहाँ पर जो है नेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक शेयर्ड एक्सपीरियंसेस पर भी बेस्ड है। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, सैक्रिफाइसेस, इनके ऊपर जो है नेशन का जो है फाउंडेशन है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, to have performed great deeds together, to wish to perform still more. These are the essential conditions of being a people. Okay? रेन कहता है कि बेसिकली लाइक पास्ट में कुछ कॉमन ग्लोरीज होनी चाहिए आपके बीच, और साथ ही साथ जो है प्रेजेंट में भी आपकी इच्छा शक्ति जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, कि आप जो है महान काम एक साथ करिएगा और आगे करते रहिएगा। तो ये जो है एक नेशनल आइडेंटिटी के लिए इस तरह का कुछ जो है होना जो है वो जरूरी है। अ नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी, इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट बेसिकली प्रैक्टिस हो गया जहां पर कि लोग सीधा वोट करते हैं हाँ या ना में, ठीक है ना, डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो रेन के मुताबिक नेशन का एग्जिस्टेंस ही जो है वही एक डेली प्लेबिसाइट की तरह है, मतलब कि कंप्लीटली किसी नेशन का हिस्सा होना या नहीं होना, ओके, दिस इज अ कंप्लीटली वॉलंटरी चॉइस एक्चुअली। अ प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स, एक क्षेत्र जो है वो इसके नागरिक हो गए। इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, इट इज द इनहैबिटेंट, अगर किसी को जो है पूछे जाने का अधिकार है तो वो नागरिक का है। A nation never has any interest in annexing or holding on to a country against its will. Well, that is a very important idea. A nation, कोई भी जो राष्ट्र होगा उसका कभी भी रियल इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो किसी कंट्री को जो है इसकी मर्जी के बगैर अपने में जोड़ ले या कुछ करे। देखो इंटरेस्टिंग है, ये 1882 का ये लेक्चर है। नेशनलिज्म की शुरुआत यहाँ से होती है और इनफैक्ट कॉलोनियलिज्म का भी जो है हाई टाइम इसी इर्द गिर्द में आता है। So well, yeah, it's interesting. The existence of nations is a good thing, a necessity even. Their existence is a guarantee of liberty, which would be lost if the world had only one law and only one master. तो बेसिकली रेनन के आइडिया से अगर हम नेशन को देखने की कोशिश करें, देन नेशन और नेशनल आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन लाइक पास्ट, आई मीन शेयर्ड पास्ट एक्सपीरियंसेस, a shared a common consensus about the present and also a common determination for the future. ओके, सिर्फ जो है ये लैंग्वेज या रीजन या रिलीजन के आधार पर, यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पर नहीं होता है नेशन। रेनन के मुताबिक ये जो है कुछ ना कुछ शेयर्ड पास्ट, शेयर्ड जो है एक्सपीरियंसेस और साथ ही साथ जो है आपके शेयर्ड प्रेजेंट आइडेंटिटी और प्रेजेंट आपका जो व्यू है प्रेजेंट का, इन सबको ध्यान में लेके रखना होता है। नाउ व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म में, तो मैंने आपको एक रेनन का आइडिया दे दिया कि आइडियल फॉर्म में 1882 में किस तरह के नेशन को कंसीव किया गया था या 1882 में नेशन के बारे में क्या सोचा जाता था। अब यहाँ पर जो है सोरो की पेंटिंग दी गई है जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो है 4 प्रिंट बनाए थे। उनका जो
डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का एक वर्ल्ड था, उसको विजुलाइज करते हुए। और पहला प्रिंट जो है उसमें जो है आपको यूरोप और अमेरिका के लोग दिखते हैं, पुरुष औरत सब, हर एक उम्र के, हर एक क्लास के, जो कि एक लंबे से जो है कतार में चल रहे हैं, मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज। और वो जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं जब वो इसके बगल से गुजर रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज द इमेज यू सी। लोग जो है, लंबी सी कतार है लोगों की, अनएंडिंग, आपको इस कतार का अंत नहीं दिखाई देगा। सब जो है वो बढ़ते आ रहे हैं। सबके फ्लैग्स देखो तो फ्लैग्स अलग अलग हैं, मीन्स लाइक ऑल दीज आर सिंबलाइजिंग डिफरेंट नेशनैलिटीज। ये अलग अलग नेशनैलिटीज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं और ये गुजर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बगल से। तो मतलब ये हो गया कि नेशनल आइडेंटिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो है कॉमन लोगों के लिबर्टी का भी एक सिंबल बन गया, और इस सेंस में ये काफी पॉजिटिव चीज हो गई है। और कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो सोरो का आइडिया जो है वो भी रिनन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सिमिलर है वो। ओके, नाउ अब ऐसा कि आप लोगों को याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो है लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के तौर पर जो है विजुलाइज किया गया था, पर्सोनिफाई किया गया था। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो एनलाइटनमेंट का टॉर्च जो है, मशाल जो है वो लेडी लिबर्टी के एक हाथ में है, और चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है सिविल राइट्स का, वो दूसरे हाथ में है। फोरग्राउंड में जो है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो थे, मतलब कि बेसिकली ऐसे गवर्नमेंट जिनके ऐसी संस्थाएं जिनके ऊपर जनता का या किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, जिनके पास अनलिमिटेड पावर था। इस तरह से तानाशाही वाले जो सिस्टम थे, तानाशाही वाली जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके जो सिंबल्स हैं उनको जो है टूटे फूटे अवस्था में दिखाया जा रहा है। ठीक है, let us look at this. You see like these are the icons, these like crown हो गया आपका, अलग अलग टाइप का इधर, राइट, मास्क एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सब जो है ये आपके जो है कह सकते हो कि एब्सोल्यूटिस्ट जो गवर्नमेंट थी, लाइक मोनार्की वगैरह के अंदर जो एब्सोल्यूटिस्ट जो आपको गवर्नमेंट मिल रहा था, उसके ये टूटे फूटे पीसेज हो गए। मतलब ये सब का टाइम जो है वो चला गया, ये अच्छे दिन आने वाले हैं नेशनलिज्म के साथ। ठीक है, in Soros utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. जो मैंने कहा आपको कि ये अलग अलग देशों के, अलग अलग नेशंस के लोग लगते हैं, राइट। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, which by this time were already nation states. और प्रोसेसन को जो आगे से लीड कर रहे हैं वो जो है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड का प्रोसेसन है, जो कि ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रिवॉल्यूशन ट्राइकलर, फ्रांस जो है जिसका ट्राइकलर आप पहचान सकते हैं, वो जो है स्टैच्यू के पास पहुंचा ही है। पीछे जो है जर्मनी, जिसका कि ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग है। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोरो ने जिस टाइम में ये इमेज बनाया था, उस समय में जर्मनी जो है वो एक यूनाइटेड नेशन के तौर पर नहीं था। ये बेसिकली जो है लिबरल होप्स का जो है एक एक्सप्रेशन है, लिबरल होप्स की एक अभिव्यक्ति है कि जो कि 1848 में थी, कि इवेंचुअली जो है जो डिफरेंट जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं वो एक नेशन स्टेट के अंदर एक जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक संविधान के अंदर जो है इकट्ठा हो जाएंगे। फिर आपके जर्मन लोगों के ठीक पीछे से जो है आपका ऑस्ट्रिया, फिर सिसिली का किंगडम्स, लोम्बार्डी वगैरह वगैरह। एनीवेज, ये जो विजुअलाइजेशन हो गया नेशन का, ये तो खैर हो गया। चलो, 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म का उदय होता है, जिसने कि पॉलिटिकल और जो मेंटल लैंडस्केप है यूरोप का, इसको काफी ज्यादा चेंज कर दिया। ओके, और एंड रिजल्ट ये था कि जो अलग अलग देशों में जो डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, वंशवादी जो कह सकते हो कि साम्राज्य था यूरोप में, उन सब की जगह पर जो है नेशन स्टेट्स का उदय होता है। ओके, इसके अलावा जो है मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है या इसकी प्रैक्टिस जो है, ठीक है ना, वो सब जो है बेसिकली इसी समय से जो है शुरू हो जाती है, जिसमें कि मान लो कि एक सेंट्रलाइज पावर जो सॉवरेन कंट्रोल है एक डिफाइंड टेरिटरी का, क्या की आइडियाज है यहाँ पर। The concept and practices of a modern state in which the centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared history of descent.
इसका मतलब समझे कि नहीं आप, कि मतलब ये हो गया कि जहां तक एक क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री के साथ सेंट्रल एक सॉवरेन कंट्रोल होना चाहिए, मतलब कि सॉवरेन का मतलब क्या हो गया, स्वयंभू, आपका ही पूरा पावर चलेगा, मतलब अपने मैटर्स में आपका पूरा पावर चलेगा, इस टाइप का पावर। तो ये आइडिया मान लो पहले से चल रहा था, लेकिन नेशन स्टेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें कि मेजोरिटी जो सिटीजन्स हैं, सिर्फ इसके शासक ही नहीं, जो ज्यादा जो बहुमत जो इसके नागरिकों की है, वो सब भी जो है एक कॉमन पहचान डेवलप करते हैं, वो भी जो है एक शेयर्ड पास्ट या शेयर्ड जो है डिसेंट यानी कि उत्पत्ति को जो है एक्सपीरियंस करते हैं या मानते हैं। ओके, अब ये जो कॉमननेस है ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से है, ये बहुत सारे संघर्षों की वजह से, बहुत सारे जो नेताओं के जो लीडर्स हैं उनके एक्शंस और उसके पीछे जो कॉमन लोगों का जो हुजूम लगा, जो जमावड़ा हुआ, उस सब की वजह से ये जो है शेयर्ड पास्ट डेवलप हुआ था, ये शेयर्ड आइडेंटिटी डेवलप हुई थी। और इन सब की वजह से जो एक क्लियरली डिफाइंड सॉवरेन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जो है नेशन स्टेट तक पहुंच जाते हैं। वो नेशन स्टेट जिसमें कि सिर्फ जो है ऐसा नहीं है कि पावर जो है वो किसी एक मोनार्क, किसी एक रूलर के हाथ में है और वही सर्वोपरि है, या हम ऐसे जो है नेशन स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर कि एक शेयर्ड आइडेंटिटी या शेयर्ड पास्ट का सेंस जो है वो जो है सिर्फ शासक वर्ग ही नहीं बल्कि मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स के बीच में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, सो एनीवेज दैट्स इट। इसी को हम लोग अब इस चैप्टर में देखने वाले हैं, इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंड इफ यू वांट वी कैन स्टार्ट विद दैट लाइक इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय फॉर नाउ।